हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने YouTube चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे और जीएस में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लोग लेके आए थे और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला सवाल ये है, पूछा गया है, आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल यह है कि हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था। सवाल हर्षवर्धन से पूछा गया है और हर्षवर्धन का जो टॉपिक था अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है। अब चूंकि आपके इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट में एंशिएंट हिस्ट्री में सवाल ये है तो हम इसको अवश्य चर्चा कर देते हैं। देखिए, विकल्प में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय। पहला विकल्प आपके सामने है पुलकेशिन द्वितीय और बी विकल्प आपके सामने है नरसिंह वर्मन प्रथम और सी विकल्प आपके सामने है महेंद्र वर्मन और डी विकल्प आपके सामने है विष्णुवर्धन। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको तभी पता होगा जब आप एक अभिलेख का नाम जानते होंगे। उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख और इस अभिलेख का निर्माता माना जाता है रवि कीर्ति को और यह रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का मंत्री हुआ करता था। ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति लिखता है कि उत्तर भारत में विजय प्राप्त करने के पश्चात हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ा, किंतु उसे पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक ने पराजित कर दिया। और यह बात, सवाल यही पूछा गया कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके पहले हम शायद सेकंड वीडियो रही होगी, उसमें मैंने आपको बताया था और उसमें सवाल भी पूछा गया था कि किस अभिलेख में कालिदास और भारवी जैसे विद्वानों की या लेखकों की चर्चा की गई है, तो उसमें रवि कीर्ति ने ही ऐहोल अभिलेख में किया था। वहां पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सवाल बदल दिया गया, तो सही आंसर आपका पहला होगा पुलकेशिन द्वितीय। और उसके बाद बी, सी और डी, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और विष्णुवर्धन, ये सभी के सभी पल्लव वंशी शासक हैं। इनका हर्षवर्धन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होंगे। सही कौन सा होगा? ए विकल्प पुलकेशिन द्वितीय। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ऐहोल अभिलेख से किसके विषय में जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के विषय में, ये भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है, निम्न में से कौन सी अस्मकों की राजधानी थी? एक महाजनपद अस्मक और अस्मक की राजधानी पूछा है। तो महाजनपद काल में हम 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी और वर्तमान में उनकी स्थिति, या यदि ये महाजनपद होते तो वर्तमान में इनकी लोकेशन कहाँ होती, ये भी हमने डिटेल में आपको बताया है। तो अस्मक की राजधानी पूछा है। ए विकल्प दिया गया है पोतना, आबलिक, पोटाली, आबलिक, पोदन। बी विकल्प आपके सामने दिया गया है महिष्मती, सी विकल्प आपके सामने दिया गया है पश्चिमी बुंदेलखंड में छेदी, पश्चिमी बुंदेलखंड में छेदी। और डी विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा, अस्मक की राजधानी पोतना या पोटली थी और यह अस्मक महाजनपद ही था जो सबसे दक्षिण में बसा हुआ महाजनपद था, जबकि महिष्मती ये राजधानी हुआ करती थी अवंत की 2 राजधानियां, एक महिष्मती दूसरा उज्जैन, और पश्चिमी बुंदेलखंड में छेदी ये किसी महाजनपद की राजधानी नहीं है। इसलिए विकल्प आपका कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल, ये आपके सीजीएल 2017 में पूछा गया सवाल है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आपके विकल्प आपके सामने है समुद्रगुप्त,
बी विकल्प आपके दिया गया है कुमारगुप्त, सी विकल्प दिया गया है घटोत्कच, समुद्रगुप्त, बी दिया गया है कुमारगुप्त और सी विकल्प दिया गया है घटोत्कच और डी विकल्प दिया गया है श्रीगुप्त। अब इन्हीं में से आपको ये बताना है कि कौन गुप्त वंश का संस्थापक था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक हुआ था। इन दोनों के विषय में अधिक जानकारी का अभाव है। उसके पश्चात जो शासक बना था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद दो और घटोत्कच सेकंड शासक है, वो संस्थापक होगा नहीं। कुमारगुप्त जानते रहिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम इसका है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिसने कविराज की भी उपाधि धारण किया था, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और इसके विषय में जानकारी इसके मंत्री हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो इसलिए आपको चारों विकल्प की व्याख्या हमने कर दिया। सही विकल्प आपका होगा डी श्रीगुप्त। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सिंधु सभ्यता से पूछा गया। सवाल यह है कि हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दें। सवाल यह है, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक मान्यताओं से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन दिया गया है, दो कथन है और नीचे विकल्प दिया गया है। विकल्प पहला यह है कि केवल एक सही है। बी विकल्प दिया गया है केवल दो सही है और विकल्प सी दिया गया है कि एक व दो दोनों सही है और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको कथन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, सुनिए। दिया गया है, पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख देवता पशुपति और देवी माँ थी जिनकी मूर्तियों में पूजा की जाती थी। तो दोस्तों आप जानते रहिए, पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख देवता अलग अलग नहीं हुआ करते थे। हाँ, इतिहासकार मार्शल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रसिद्ध देवता जो थे पशुपति शिव और मातृ देवी थे। यहाँ पर पशुपति शिव की भी चर्चा नहीं की गई और न मातृ देवी की चर्चा की गई है। और इसके अलावा ये कह दिया गया पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख, यानी महिलाओं के अलग और पुरुषों के अलग की बात कर रही है। इसलिए कथन एक नहीं सही है। जब कथन एक सही नहीं है, इसका मतलब कथन केवल एक विकल्प नहीं सही होगा। अब के एक व दो दोनों नहीं सही होगा क्योंकि एक गलत हो गया। अब आपके सामने दो विकल्प है, तुक्का भी मारेंगे तो 50-50 का चांस है, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। चलिए देखते हैं। दूसरा है प्रकृति पूजा हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख थी, प्रमुख नहीं थी। हाँ, तमाम पूजा थी, उसमें प्रकृति पूजा, सर्प पूजा और पूजाओं का उल्लेख मिला है, लेकिन इसमें प्रमुख कह दिया गया कि प्रकृति पूजा प्रमुख थी, इसलिए ये भी गलत है। तो विकल्प दो भी गलत हो गया। इस हिसाब से देखें, न ए होगा, न बी होगा, न सी होगा, तो सही कौन सा होगा? डी विकल्प, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल यह है, निम्न, ये सवाल मगध का उत्कर्ष हमने पढ़ाते समय बताया था। द्वितीय नगरी क्रांति 16 महाजनपदों में से किस प्रकार से मगध महाजनपद अन्य 15 महाजनपदों को अपने साम्राज्य में मिलाता है, और उसी चैप्टर का या उसी इतिहास की घटना को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरी क्रांति या मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपके पास एक स्पेशल वीडियो भी होगी, प्लेलिस्ट में होगी, आप उसको जाकर देखिएगा, मगध के उत्कर्ष के नाम से होगी। तो चलिए सवाल क्या है? सवाल ये पूछा गया, निम्न में से कौन सा कारण मगध की सफलता का कारण बना था? तो मगध सफल हुआ, इस सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे? विकल्प क्या दिया गया है? ए विकल्प दिया गया है, पक्का लोहा जमा कर लिया जाता था जिससे हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था।
अगर हम पूरा विकल्प न लिखे तो कह सकते हैं कि लोहे को उत्तरदायी माना गया। मगध की सफलता के पीछे लोहे को उत्तरदायी माना गया ए विकल्प में। बी विकल्प में दिया गया यह उपजाऊ हिमालयी इलाके में पाया गया, हिमालयी इलाके में था। और सी विकल्प आपके सामने दिया गया है तोप खाने का प्रयोग किया करते थे। और डी विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अब याद करिए आप, हमने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि मगध की सफलता के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। पहला ये कि मगध की राजधानी चाहे गिरिब्रज रही हो, फिर राजगृह रही हो या पाटलिपुत्र, ये सभी के सभी गंगा और सोन नदी के संगम पर बसे थे। गंगा और सोन नदी के दो आब के क्षेत्र में बसे थे और दो आब का क्षेत्र उपजाऊ माना जाता है, क्योंकि बारिश के समय नदियां बाढ़ में खादर और बांगर नामक मिट्टी बहाकर ले आती हैं और उस स्थान पर छोड़ देती हैं, जिससे वह क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। तो जब क्षेत्र उपजाऊ होगा यानी आवश्यकता से अधिक उपज होगी, तो एक शब्द इकोनॉमिक्स का प्रयोग कभी अतिरेक होगा। और जब अतिरेक होगा यानी आवश्यकता से अधिक उपज होगी तो क्या करेंगे, लोग बेचेंगे। तो बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, बाजार चाहिए। और बाजार में क्या आवश्यक है, क्रेता और विक्रेता। मार्केट की परिभाषा यानी बाजार की परिभाषा ये है कि ऐसा स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता पाए जाएं उसे ही बाजार कहा जाता है। और जहाँ बाजार होगी वह व्यवस्था नगरी होगी, वह व्यवस्था आर्थिक रूप से सशक्त होगी गांव की तुलना में। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण हमने ये बताया था कि लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई थी, जिससे इनके हथियार, इनके उपकरण अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक मजबूत हुआ करते थे। तीसरा कारण मैंने बताया था योग्य उत्तराधिकारी। ऐसे महत्वाकांक्षी शासक हुए मगध में कि अपने पिताओं तक की हत्या कर डाली गद्दी प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी था कि अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध पहले से भी शक्तिशाली महाजनपद था। कुछ ऐसे तमाम कारण थे। तो उन्हीं कारणों को देखिए दिया गया बी विकल्प में, हिमालयी इलाके में नहीं, गंगा और सोन के संगम पर तोप खाने का प्रयोग नहीं होता था। अगला इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, बचा कौन, लोहे। लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई, जिससे अन्य महाजनपदों की तुलना में इस महाजनपद के हथियार और उपकरण अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, गुप्त काल से सवाल दिया गया है। कालिदास, सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम आपको विकल्प लिख रहे हैं। सवाल यह है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? पहला है ऋतु संहार, दूसरा है मेघदूतम, कुछ संस्कृत में दिया गया है, कुछ हिंदी में है, आप समझिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और उसके बाद अगला है कुमार संभवम। देखिए मैं गुप्त काल पढ़ाते समय आपको बताया था, लगभग कालिदास की सभी पुस्तकों में कौन खंडकाव्य है, कौन नाटक है, कौन महाकाव्य है, इन सब के विषय में मैंने बताया था। अब इसमें हमको ये कह रहा है कि कालिदास की कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो सही आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, इनके विषय में जो इनका गंधर्व विवाह दिखाया गया, और गंधर्व विवाह के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है भरत। और कहा जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। तो इनकी सभी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। पूछा गया है कि उसके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो उनके इसमें विकल्प दिया गया है कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरि और वराहमिहिर। चलिए विकल्प लिख देते हैं।
पहला विकल्प दिया गया है कालिदास, नवरत्नों के विषय में हमने पढ़ाया है, आपको डिटेल में पढ़ाया है। कालिदास है, फिर है आर्यभट्ट, फिर सी है धन्वंतर और डी है वराहमिहिर। आर्यभट्ट को पता है कि आप इनको गणितज्ञ माना गया, धन्वंतर जो है इनको चिकित्सक माना गया है, जबकि वराहमिहिर जो थे इनको खगोल शास्त्री माना गया है। अब इनमें से जो कालिदास थे, कालिदास साहित्यकार थे और साहित्यकार होने के साथ साथ आपको पता होगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर से इनकी तुलना की जाती है। तो इनमें से पूछा गया है कि सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो सबसे प्रसिद्ध नवरत्नों में आपको कालिदास को ही शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि कालिदास इन सभी में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से। अगला सवाल यह है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? केंद्र पूछा गया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि गुप्त काल में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान आदि चीज़ों का तेजी से विकास हुआ, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, इसमें स्वर्ण युग नहीं पूछा, बल्कि पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय कहे तो विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो ए विकल्प दिया गया है धारवाड़, बी विकल्प दिया गया है वाराणसी और सी विकल्प दिया गया है उज्जैन और डी विकल्प दिया गया है विदिशा। तो देखिए, जो चित्रकला की बात कर लीजिए, या तो फिर विद्या की बात कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं साहित्य की बात कर लीजिए, इन सब के लिए पूरे गुप्त काल में बनारस यानी वाराणसी प्रसिद्ध नगरी थी। इसलिए सही विकल्प, चाहे गुप्त काल पूछे चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम लेकर पूछे, सबका जवाब आपको वाराणसी यानी सारनाथ ही बताना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गुप्त काल से ही है। पूछा गया कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की, अशोक की। तो ये अभी मैं पिछले अभी 2-4 सवाल पहले ही बताया था कि समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था और इस अभिलेख को उसने जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और उसी में उसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। तो समुद्रगुप्त के इतिहास के विषय में जो जानकारी मिलती है वो हमको हरिसेन के द्वारा बनवाई गई प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलती है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में तो विकल्प आपका दोस्तों सी सही होगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं विकल्प पूरा नहीं लिखा हूँ, तो सही होगा सी विकल्प। इसमें उसके उत्तरापथ विजयों का, दक्षिणापथ विजयों का, आठवीं राज्यों की विजयों का, यही सब का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अब इसका आंसर बताने की आवश्यकता है। सवाल दिया गया कि समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख, मधुबनी उत्कीर्ण लेख, सांची गुम्फा अभिलेख, भरहुत भित्ति चित्र। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने के लिए इलाहाबाद कि प्रयाग प्रशस्ति या स्तंभ लेख जिसे हरिसेन ने बनवाया था, कहने का आशय यह है कि विकल्प ए सही होगा। बाकी मधुबनी का संबंध गुप्तोत्तर काल से है, सांची जो है उसका मौर्यों से संबंध है, भरहुत भित्ति चित्र मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। तो ये सब हो गए। चलिए अगला सवाल है, गुप्त संवत की स्थापना। जल्दबाजी नहीं करनी, ये नहीं कहा गया गुप्त वंश, बल्कि कहा गया गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? विकल्प देखते हैं। विकल्प दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम, बी विकल्प दिया गया आपको श्रीगुप्त,
सी विकल्प दिया गया आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और डी विकल्प दिया गया घटोत्कच। अब अगर इनमें से देखा जाए गुप्त संवत, तो आपको पता है कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। अब 319 में गद्दी पर कौन बैठता है, तो गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और अपने इस राज्याभिषेक की स्मृति में ही एक नया संवत प्रारंभ करता है जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। और गुप्त संवत के लिए जो सवाल पूछा गया सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और इसमें भी है श्रीगुप्त, उसको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सबसे फेमस, सबसे प्रतापी शासक, इसके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों का उन्मूलन करता भी माना जाता है। और घटोत्कच दूसरा शासक था, इसके विषय में कोई इतिहास नहीं मिलता। तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था, इसीलिए सही आंसर ए विकल्प बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया आपसे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। वीडियो को पॉज करिए और सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और एक वीडियो पड़ी होगी भारत पर विदेशियों का आक्रमण, और उसी में मैंने 3 प्रमुख आक्रमण की चर्चा किया था। पहला था साइरस द्वितीय, दूसरा था डेरियस प्रथम या जिसे दारा प्रथम कहा जाता है, जिसके आक्रमण का उल्लेख 516 ईसा पूर्व में इतिहास के पितामह हेरोडोटस की पुस्तक में उसका उल्लेख है। और उसके बाद तीसरा हमने उसमें बताया था सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। तो चलिए यहाँ पूछा गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी, देखिए ए दिया गया साइरस, बी दिया गया आपको डेरियस प्रथम, सी विकल्प दिया गया आग्रमीज, और डी विकल्प दिया गया जेरेक्सस। दोस्तों जिस तरीके से जीएस पढ़ाया गया, अगर आप उसको कायदे से पढ़ लें और पूरे वीडियो देखें, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इतिहास से सवाल उससे बाहर नहीं रहेंगे। इसलिए आप हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहीं कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो सीधे कोचिंग के फेसबुक पेज पर आकर वहाँ पे सवाल करें कि ये इस वीडियो में ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई, हम लोग उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उस पर देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी सवाल आपके इसमें आए हुए हैं, सभी सवालों के उत्तर आपकी वीडियो में आसानी से आपको मिल जाएंगे। हाँ चलिए, ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इसे हम खत्म करते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे गुप्तोत्तर काल, तब वहाँ आपको वर्धन वंश का इतिहास पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जल्दी ही हम, ये कुछ बच्चों की मांग है इकोनॉमिक्स की, हम जल्दी ही इकोनॉमिक्स से जीएस भी लेके आएंगे। देखिए एक चीज़ों पर ज़्यादा पहले एक एक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाकी आप देख रहे हैं मैथ इतने बेहतर तरीके से राजेश सर पढ़ा ही रहे हैं, इंजीनियर आबिद खान रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एन.के. सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ें डॉक्टर मनोज चौरसिया सर हिंदी, सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल रही है। वो चीज़ें जो ऑफलाइन में बैठते आप फीस जमा करते, अपने घर से निकलते आते, इतनी दूर मेहनत करते, घर बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं और आप बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप पता है कि इससे बेहतर तो यहाँ पर कोई देने वाला आपको नहीं है जो चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। चलिए आते हैं अपने सवाल पर। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो मैंने बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले ईरानी थे, इनका वंश था हखामनी। तो चाहे ईरानी कहें चाहे हखामनी कहें, लेकिन यहाँ पर न ईरानी दिया गया न हखामनी दिया गया, बल्कि दिया गया है नाम। तो नाम में पहला आक्रमण हुआ था साइरस का। अब चूंकि द्वितीय नहीं लगा है तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई और नाम नहीं है। दूसरा आक्रमण डेरियस का था। अग्रमीज और जेरेक्स का भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है। तो सही आंसर होगा ए विकल्प साइरस। जब आपसे ये पूछ लिया जाए
कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल विदेशी कौन था, तब आप बताइएगा डेवियस प्रथम, अन्यथा आपका साइरस ही सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला सवाल, अगला ये है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। महान स्नानागार, शब्द महान क्यों लगा है, क्योंकि विशाल था, बेहद था। तो स्नानागार हो, अन्नागार हो, ये सारी चीज़ें मिली हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो, हाँ आप लोग देखे भी होंगे, देखते रहिएगा। देखिए जो काम की मूवी आती है उसको ज़रूर देखिए, बाकी बहुत सी आती हैं हलवा पूड़ी लेते चलें, ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं। जो आपकी काम की चीज़ें आती हैं, कहा जाता है कि जो पिक्चर होती हैं वो समाज की आईना होती हैं, कुछ ऐतिहासिक होती हैं, उनको आप देखिए, सीखेंगे, हाँ मन लगेगा सब्जेक्ट पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए। ए विकल्प दिया गया है मोहनजोदड़ो, बी विकल्प दिया गया है हड़प्पा, सी विकल्प दिया गया है लोथल और डी विकल्प दिया गया है कालीबंगा। तो महान स्नानागार पूछा गया है, स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी। खुदाई में यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, तमाम चीज़ें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन बड़ी अनोखी बात है, नाम है मृतकों का टीला और यहाँ से एक भी कब्र का साक्ष्य नहीं मिलता। आपके हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो मोहनजोदड़ो 1922। अब इस का क्या मिला यहाँ से, स्नानागार। स्नानागार की लंबाई चौड़ाई भी पूछ लिया गया है। तो स्नानागार की जो लंबाई थी वह 12 मीटर लंबा था, 12 मीटर लंबा था, नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि 7 मीटर उसकी चौड़ाई थी और तीसरी बात यह है कि 2.5 मीटर 2.5 मीटर उसकी गहराई थी। तो ये 3 चीज़ें हैं किसकी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अच्छा थोड़ा देख लेते हैं। हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला स्थल है। लोथल बंदरगाह था, वहाँ से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान से में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और जाइए वीडियो में बौद्ध धर्म के पहले वीडियो को देखिए। पहले वीडियो को मैंने 2 भागों में करके पढ़ाया है। एक को मैंने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय और दूसरा जैन धर्म के सिद्धांत उनकी दार्शनिक व्याख्या। तो इसमें कहा क्या गया है, कहा गया है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने। तो उस परिचय में जब मैं सिद्धार्थ का परिचय बता रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि वो शाक्य क्षत्रिय थे। तो शाक्य ही पूछा गया है। तो इसमें विकल्प दिया गया है ए वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। बी विकल्प दिया गया है सिद्धार्थ और सी विकल्प दिया गया है अजातशत्रु और डी विकल्प दिया गया है अशोक। अब बताइए कौन शाक्य क्षत्रिय राजकुमार था। तो क्या आंसर सही बनेगा, तो सही आंसर क्या बनेगा, सिद्धार्थ। बी में आप सही टिक कर लीजिए। देखिए हम चाहें तो क्वेश्चन पढ़ें, सीधे विकल्प ए बी सी डी का सही आंसर बता दें। दोस्तों हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं, हम आपको समझाने आए हैं। हर 4 विकल्प में से 4 सवाल बन सकते हैं, इसलिए चारों विकल्प की डिटेल में व्याख्या दे रहे हैं। उसको डिटेल से सुनिए, पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, चिंतन करिए, मनन करिए, तब जाके चीज़ें तैयार होंगी। अन्यथा आप एक फिल्म की तरह पूरा वीडियो देख डालेंगे और बस उसमें आप यही देखते रह जाएंगे कौन टीचर ने क्या बोला, क्या पढ़ाया। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको तैयार करना है अपना सिलेबस। सब कुछ तैयार करते रहिए, हर विकल्प पर अपना माइंड प्रयोग करिए कि यह सही है तो यह सही
क्यों नहीं है? क्योंकि चारों हम सोचते हैं कि चलिए हम इसको बता रहे हैं एग्जाम में, चलिए अजातशत्रु से सवाल बन गया, अशोक से बन गया, वर्धमान महावीर से बन गया। तो हर विकल्प पर आप विचार करिए, उसके बाद सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनने के बाद उसकी व्याख्या तैयार करिए, उसके बाद अन्य विकल्प पर विचार करने के बाद उनको भी कायदे से आप पढ़िए, तैयार करिए। केबीसी की तरह नहीं आंसर लॉक कर दिया जाए, आंसर ये लाइफ लाइन ले लिया जाए। यहाँ कोई लाइफ लाइन नहीं है, आपका प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम है, यहाँ आपकी गलती स्वतः आप ही भुक्तभोगी होंगे, कोई लाइफ लाइन आपको मिलने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा अभी इसके ठीक एक सवाल पहले हमने बताया। तो विकल्प में दिया गया हरियाणा, उसके बाद दिया गया राजस्थान। नोट लिख देते हैं विकल्प, वैसे आपको दिख भी रहा होगा। चलिए मेरा काम अपना है, आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से देखिए, हम यहाँ से भी लिख देते हैं। बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है पंजाब। तो इसमें सही कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। और मैंने एक ट्रिक बताई थी, हरा कंघा वाला, वो आप जाके वीडियो में देखेंगे आपको वहाँ मिलेगा। तो हरा कंघा, तो कंघा क का मतलब कालीबंगा, घ का मतलब घग्घर। तो कालीबंगा राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित मिला था। और यह घग्घर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है, बचा हुआ भाग माना जाता है। अगला दिया गया हरियाणा, हरियाणा में था नहीं। गुजरात से धौलावीरा फेमस है, लोथल फेमस है, और पंजाब से रोपड़ फेमस है। तो ये सब आपके स्थान हो गए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मज़ेदार सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जवाब दे लेंगे आप लोग। अगर जवाब दे लिए होंगे तो बताइएगा कि हाँ हमको सब ये आप जो बताए थे इसका आंसर पता था। सवाल यह है, स्क्रीन पर दिखा होगा, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? यानी पूछा गया कि अशोक का एक कौन सा ऐसा अभिलेख है, कोई एक अभिलेख है जिसमें उसके एक पुत्र की चर्चा हुई है। कौन से पुत्र की? पहला दिया गया है महेंद्र, बी दिया गया है तीवर, सी दिया गया है जालौक, और डी दिया गया है कुणाल। और पूछा है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा जब उसका नाम उसके द्वारा दिए गए अभिलेखों में होगा। किसके? अशोक के पुत्र का। याद रखिए, रानी का अभिलेख कौशाम्बी से मिला है, जिसमें रानी कारुबाकी और उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। बी विकल्प। जाइए पिछली वीडियो खोलिए, मौर्यों का इतिहास जानने का स्रोत। तो पहली या दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में अशोक के पूरे अभिलेखों में रुक्मिंदेई अभिलेख की, निगलीवा अभिलेख की, उसके गुम्हाती गुम्फा उसके क्या बोलते हैं उसको, गुहा लेखों के विषय में, स्तंभ लेखों के विषय में, शिला लेखों के विषय में डिटेल से बताया गया है, वहाँ पे उसको देखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, हड़प्पा के औजार और अस्त्र शस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे। सवाल आपसे पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र शस्त्र मुख्यतया बनाए जाते थे। विकल्प ये दिया गया है लोहा, बी विकल्प दिया गया है आपके सामने पत्थर, सी विकल्प दिया गया आपके सामने तांबा, टिन, कांसा, और डी विकल्प दिया गया है लोहा और कांसा। चलिए सवाल देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, और सही होगा तो क्यों सही होगा। आइए ध्यान देते हैं। देखिए आप ये बताइए, पहले पूछा गया सवाल कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के औजार या अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे। आपको पता है कि लोहे की खोज हड़प्पा सभ्यता में हुई नहीं थी। लोहे की खोज 1000 BC
अतरंजी खेड़ा माना जाता है। यानी 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है और सिंधु सभ्यता का काल 1000 ईसा पूर्व तक नहीं था, लेटेस्ट 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसलिए पहला विकल्प सही नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सैंधववासी या हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए बी विकल्प है पत्थर। पत्थर का प्रयोग मानव पाषाण काल में करता था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। आपको पता होगा कि नव पाषाण काल में ही तांबे की खोज हो गई थी। चूंकि इस काल में तांबे की खोज हो गई थी और तांबे के साथ साथ इंसान पत्थर का भी प्रयोग करता था, इसलिए नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। मतलब कहने का यहाँ हड़प्पा सभ्यता पूछा है, पत्थर का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था, बल्कि नवपाषाण काल उसके पहले के काल में होता था। अब एक चीज आपको पता हो गई कि मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। चलिए डी विकल्प, सी छोड़े वही, अभी डी पे आते हैं। डी में दिया गया लोहा और कांसा। चलिए कांसे का प्रयोग तो हम मान लेते हैं, लेकिन लोहा नहीं था, इसलिए डी विकल्प भी नहीं होगा। ए, बी और डी नहीं होगा, तो सही कौन सा होगा? सी होगा। कैसे सी होगा? आपको पता है सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और कांसे का निर्माण तांबे और टिन से होता है। पहली धातु जो खोजी गई तांबा, दूसरी जो खोजी गई टिन, तो तांबे और टिन को मिलाकर ही सैंधववासियों ने क्या बनाया था? कांसा। इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए आपका सही विकल्प सी होगा, तांबा, टिन और कांसा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? विकल्प मैं दे रहा हूं, आप विचार करिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए कहीं सवाल फैक्ट से हटकर अगर कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो वहाँ सोच समझ के दीजिएगा उत्तर। पहला विकल्प दिया गया है पशु और मानव बलि पर। पशु और मानव बलि पर। बी विकल्प दिया गया है शिव के विभिन्न रूपों पर। शिव के विभिन्न रूपों पर। सी विकल्प दिया गया है मातृ देवी की पूजा पर। और डी दिया गया है प्रकृति पूजा पर। प्रकृति पूजा पर। देखिए सिंधु सभ्यता के जब धार्मिक जीवन का हम अध्ययन करते हैं तो हम एक विद्वान का नाम अवश्य लेते हैं जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने हड़प्पा से प्राप्त कुछ आकृतियां देखकर ये कहा था कि सैंधववासी पशुपति शिव और मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा अन्य देवी भी थी, प्रकृति पूजा भी थी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन विकल्प विचार करते हैं। पहला विकल्प पशु और मानव बलि हो नहीं सकता। मानव बलि तो आती है जब भारत में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का, जैसे पुरुष मेध यज्ञ, जब पुरुष मेध यज्ञ आया तो उसमें एक शुद्ध मानव की बलि दी जाती थी। तो ये बात हो गई सिंधु सभ्यता, ये होगा नहीं। शिव के विभिन्न रूपों पर कोई विभिन्न रूप नहीं थे, सिर्फ पशुपति शिव की बात की गई है, तो यहाँ विभिन्न शब्द बात कर दिया गया, इसलिए ये भी नहीं सही। अगला मातृदेवी की पूजा पर। मातृदेवी और पशुपति शिव ही उनके प्रमुख इष्ट थे, प्रमुख देवता थे, प्रमुख भगवान थे, इसलिए सी विकल्प सही होगा। डी भी सही होगा, लेकिन डी की तुलना में सी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके प्रमुख देवता पशुपति शिव और मातृ देवी ही थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है सूर्य देवता सावित्री को, सावित्री नहीं वास्तव में यहाँ सविता होना चाहिए, सूर्य देवता सविता को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? याद करिए वैदिक काल में जब हम वेद पढ़ा रहे थे, वेद में ऋग्वेद मैंने बताया था, ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 1028 सूक्त हैं, लेकिन
वो जब मंडल की मैं व्याख्या कर रहा था तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 3वें मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और इसी मंडल में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। और यह गायत्री मंत्र सूर्य के ही एक अलग रूप सविता को समर्पित है। सविता सूर्य का वह रूप है जब सुबह सूर्य निकलता है और अपने लाल आकार को छोड़ते हुए धीरे धीरे चमकता हुआ आगे जब बढ़ता है तो लाल रंग छोड़कर जब पीले रंग के तौर पे सामने आता है, उसी रूप को सविता कहा जाता है। तो पूछा गया है सूर्य देवता सविता को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लिखित है? तो ए विकल्प सही होगा। मैं पूरा विकल्प नहीं लिख रहा हूँ, पहला विकल्प दिया गया है ऋग्वेद संहिता, तो सही आंसर ए विकल्प होगा। तो अगर यहाँ पे मंडल पूछ लिया जाता तो ऋग्वेद का आप बताते हैं 3वां मंडल, यानी ऋग्वेद के 3वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है सवाल, वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? कई नदियों के मैंने नाम बताए थे, चलिए आज फिर चर्चा करते हैं। पूछा गया है पहले परुष्णी नदी का प्राचीन नाम, उस समय क्या नाम था? नहीं, परुष्णी तो प्राचीन नाम था, इसका पूछ लिया गया है आपका आधुनिक नाम क्या है। और इसी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध जिसका उल्लेख 7वें मंडल में है। 7वें मंडल की रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी राजा सुदास और 10 अनार्य राजाओं के संघ के साथ। एक तरफ विश्वामित्र थे, एक तरफ वशिष्ठ थे। वशिष्ठ जिसके पुरोहित थे राजा सुदास, वो विजयी हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं नदियों के। देखिए रावी नदी जो है उसका नाम था प्राचीन काल में परुष्णी। उसके बाद जो आज ब्यास नदी है उसका नाम था विपाशा, वसु मत लिखिएगा, केवल विपाशा। तीसरा जो नदी है चिनाब, चिनाब का नाम था आस्किनी। एक नदी और बहती है झेलम, झेलम का नाम था बितस्ता। एक नदी और बहती है जिसका नाम आज है सतलज, उस समय उसे कहा जाता था सतुद्री। इसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है घग्घर, घग्घर को कहा जाता था दृश्यद्वती। इसके अलावा और नदी है सरस्वती, सरस्वती नदी को कहा जाता था नदीतमा। अब इतना नाम याद रखिए आपको इतना बहुत है। अब सवाल पढ़ते हैं फिर से। सवाल पूछा गया था वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी ये प्राचीन नाम है, तो आधुनिक नाम क्या होगा? रावी नदी। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। ब्यास नदी को मैंने बता ही दिया गया विपाशा, सतलज को सतुद्री, घग्घर को द्विजद्वती और रावी को परुष्णी, ये हो ही गया है। तो ये था बी विकल्प, इसलिए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने अभी 2-4-10 मिनट पहले बताया कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नाम तो रखा गया मृतकों का टीला, यानी शाब्दिक अर्थ तो होता है मृतकों का टीला, लेकिन बड़ी अनोखी बात है जो याद रखना होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित एक ऐसे पुरास्थल का नाम बताइए जहां से एक भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। तो नाम है मृतकों का टीला, लेकिन वहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिलता। वह स्थल है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। तो ए विकल्प में आपको दिया गया है जुड़ा मुंह, होगा ही नहीं किसी शर्त पे। बी विकल्प दिया गया है मुर्दों का टीला, और सी विकल्प दिया गया है एक नगर, और डी विकल्प दिया गया है खंडहर। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा विकल्प सही होगा। बी विकल्प होगा, टिक कर लीजिए और सवाल भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? व्यावसायिक कृषि, चारागाही अर्थव्यवस्था, नगर नियोजन, व्यापार एवं उद्योग,
सही विकल्प होगा आपको बी, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर व्यावसायिक कृषि भी होती थी, व्यापार भी होते थे, उद्योग भी होते थे, नगर नियोजन भी बेहतर था, लेकिन चारागाह जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए नहीं पूछा गया है। तो चारागाही अर्थव्यवस्था पर आप सही आंसर टिक कर लीजिए। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? विकल्प दिया गया, ए पूर्व पाषाण काल, बी विकल्प दिया गया आपको नव पाषाण काल, सी विकल्प दिया गया परवर्ती पाषाण काल, और डी विकल्प दिया गया कांस्य काल। और सवाल फिर से रिपीट किया जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? आपको पता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद पूरा पाषाण काल के 3 हिस्से होते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसमें से इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। नव पाषाण काल संबंध नहीं, परवर्ती पाषाण काल कोई संबंध नहीं, सही होगा कांस्य काल। और अभी मैंने बताया कि सैंधववासी तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया जिसे कहा जाता था कांसा, और इसी कारण सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्य काल कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आज अब यहीं से समाप्त करते हैं। हमारी अब 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज आपकी यहीं से समाप्त होती है। अब कल से हम फिर क्लास लेंगे। जो बच्चे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, हम जल्दी इकोनॉमिक्स की भी जीएस भी स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लास स्टार्ट होगी, सारी क्लासेस चलेगी। बाकी जो वीडियो आप एक तरफ से मिल रही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी सब पढ़ते रहिए, सब वीडियो नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।